भारतीय भूगोल गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। धरती के गर्भ में मौजूद परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, परमाणु ईंधन ये समाप्त होने वाले हैं। उन्हें अनवीकरणीय कहा जाता है। बहुत दिनों तक हमारा साथ नहीं देंगे, जबकि आधुनिक सभ्यता लगातार विकास की ओर बढ़ती जा रही है और विकास की दर तेजी से बढ़ रही है। विकास किस पर निर्भर करता है? विकास ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो आने वाले समय में ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरा होगी, इसी से एक सोच पैदा होती है, उसका नाम है ऊर्जा संकट। तो भविष्य के ऊर्जा संकट को ध्यान में रखकर आवश्यक है कि देश में विद्यमान गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं को विकसित किया जाए। ऊर्जा का रूप केवल कोयला, पेट्रोल ही नहीं होता। हवा चल रही है, हवा में गतिज ऊर्जा है। सूर्य की किरणें धरती पर आ रही हैं, सूर्य की किरणों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है प्रकाश के रूप में। इसी तरह से लहरें तट पर टकरा रही है बार बार, तो लहरों में भी गतिज ऊर्जा है। समुद्र का ऊपरी सतह 50-60 मीटर की गहराई तक गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से। वो गर्म सागर सतह भी एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा हर तरफ मौजूद है, बस उसका दोहन करना है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास ऊर्जा को शामिल किया जाता है। इसे नवीकरणीय अर्थात अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होगी। नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल, जो कभी समाप्त नहीं होगी। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो। हवाएं हमेशा चलेंगी, सूर्य का प्रकाश हमेशा धरती पर आता रहेगा, तो अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देश में विद्यमान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए के लिए 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। 1982 में देश में गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दों की देखरेख के लिए एक पृथक मंत्रालय भी है, जिसका नाम है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा NCE अर्थात नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता वर्ष 2017 में 57,000 मेगावाट हो गई है, जो कि देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 17% है। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा की स्थापित क्षमता से अर्थ है कि वहां बिजली बनाने के लिए प्लांट लगा दिए गए हैं। तो स्थापित क्षमता 57,000 मेगावाट है, जो कि देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता। विद्युत कई तरह की होती है, थर्मल, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, तो ये है गैर परंपरागत पावर। तो देश में कुल विद्युत की स्थापित क्षमता का ये कितना है? 17% है। हालांकि पीछे के आंकड़ों को अगर हम देखें, हो सकता है कभी कभी वर्तमान आंकड़े ना पूछकर पीछे के आंकड़े पूछ देता है। तो 2012 के आंकड़ों के आधार पर देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता में गैर परंपरागत ऊर्जा का योगदान 12% था, लेकिन अब 2017 में बढ़कर 17% हो गया है। तो 2012 वाला आंकड़ा भी याद रखिएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के पुराने आंकड़े इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ऊर्जा में जब भी आंकड़ा पूछा जाता है तो ज्यादातर परमाणु ऊर्जा का पूछा जाता है या गैर परंपरागत ऊर्जा का पूछा जाता है। इन्हीं दोनों के आंकड़े पूछे जाते हैं। जल विद्युत या फिर तापीय विद्युत के आंकड़े उतने नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सबसे पहले हम सौर ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। हमारे देश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सबसे अच्छी दशाएं राजस्थान राज्य में है। जब मैं जलवायु पढ़ा रहा था, भारत में जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो उसमें मैंने बताया था कि मानसून राजस्थान में नहीं पहुंच पाता या बहुत कम पहुंच पाता है, जिसके चलते वहां पे बादल नहीं बन पाते हैं। अर्थात राजस्थान में साल भर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। यही कारण है कि राजस्थान की भूमि गर्म रहती है। तो देश में सौर ऊर्जा के विकास की आदर्श दशाएं राजस्थान में विद्यमान है। सौर ऊर्जा का उपयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। पहला, फोटोवोल्टाइक रूप, अर्थात सूर्य की ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल दो। उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल दो, इसे कहते हैं फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी।
दो रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फोटोवोल्टाइक, दूसरा सौर तापीय। सूर्य से पानी गर्म करना, अगर आप धूप से पानी गर्म करेंगे तो भाप उठेगा, भाप के मदद से आप टरबाइन चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए और लगातार गर्म हो पानी। ऐसा कब होगा आपने देखा होगा कि एक लेंस आप लेते हैं, लेंस क्या करता है, हम अक्सर उससे बचपन में पत्तियां या कागज जलाने का काम करते थे, या बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते थे तो थोड़ी देर उनकी स्किन पे दिखा देते थे तो वो चीखते हुए उठ जाते थे क्योंकि जला देता था। ये बदमाशी अक्सर लड़के करते हैं बचपन में। तो वो लेंस क्या करता है, सूर्य की किरणों को एक बड़े क्षेत्रफल से लेता है और उसे सिकोड़ देता है, एक छोटे से केंद्र पर डाल देता है, बड़े क्षेत्र की सूर्य की किरणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और छोटे से क्षेत्रफल पर उसे गिरा देता है। तो इससे क्या होता है कि वहां पर ऊर्जा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सौर संकेंद्रक। सौर संकेंद्रक एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ढेर सारे चारों तरफ लेंस या शीशे लगे रहते हैं। वो शीशे क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को लेते हैं और एक जगह उसे केंद्रित कर देते हैं। तो जब एक जगह केंद्रित करते हैं तो उससे बड़े बड़े तालाबों का पानी खौलने लगता है, एकदम बहुत तेजी से भाप उठता है। उस भाप के माध्यम से आप टरबाइन चला सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भाप में अद्भुत शक्ति होती है। तो उसे हम दो रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है, एक सीधे विद्युत में बदल के फोटोवोल्टाइक, और दूसरा भाप में बदल के सौर तापीय, है ना। जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं अधिकाधिक क्षेत्र से सौर ऊर्जा को एकत्र कर सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल अधिकाधिक क्षेत्र से सूर्य के प्रकाश को लेकर उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल को सौर सेल भी कहते हैं, सोलर सेल। जब कई सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो तैयार हो जाता है सोलर पैनल। आपने अक्सर राजधानियों में, है ना, अलग अलग विभागों के ऊपर, जो विभाग कह रहा हूँ, हाँ, विभागों के ऊपर भी, और जो आवास होते हैं सरकारी मंत्रियों के या अधिकारियों के, उनके आवास के ऊपर उदाहरण के तौर पर लगा दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर। हालांकि उनका पानी बाथरूम का उसी से गर्म होता है, उसे सौर पैनल कहते हैं। आजकल तो गाँव में भी दिखने लगा है। भारत सरकार सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है, लोग अपनी छतों पर लगाते हैं और उसे अपनी शान समझते हैं। सरकार उस पर सब्सिडी देती है, उससे बिजली पैदा होती है और उससे लोग छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जैसे कि बल्ब जलाना, या फिर जेट पंप भी थोड़ी देर तक चला सकता है, जो सबमर्सिबल होता है उसे भी चला सकता है। ये सोलर फोटोवोल्टाइक में बिजली कहाँ से आ जाती है, बड़े क्षेत्र की सूर्य की किरणों को लेता है और उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसे सौर सेल कहते हैं। कई सौर सेलों को जोड़कर सौर पैनल तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं कि बिजली कैसे बनती है इससे। फोटोवोल्टाइक सेल वास्तव में एक शुद्ध सिलिकॉन का टुकड़ा होता है। फोटोवोल्टाइक सेल यानी सौर सेल वास्तव में शुद्ध सिलिकॉन का टुकड़ा होता है, जिससे जब हम धूप में रखते हैं तो वो बिजली बना देता है उसका, ठीक है। धरती पर सिलिकॉन की कमी नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ नहीं बल्कि किसी भी देश में। क्यों? क्योंकि जो धरती का क्रस्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो सबसे ऊपरी सतह है लगभग 30 किलोमीटर मोटा, हमारा जो क्रस्ट है धरातल, ये 30 किलोमीटर मोटा है। तो इस 30 किलोमीटर मोटे क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिका पाया जाता है, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, और एल्युमिनियम के बाद लोहा पाया जाता है। इसे याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, इसे याद कर लीजिए, यहाँ से हमेशा सवाल पूछता ही रहता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन दूसरे स्थान पर है, अतः इसकी कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन उपलब्ध है और बड़ी मात्रा में हम फोटोवोल्टाइक सेल बना सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, देश के कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, सूर्य की किरणें। तो ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का विकास करने के लिए, अर्थात उसे बिजली में बदलने के लिए 2010 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। सौर ऊर्जा का विकास करने के लिए 2010 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। नाम रखा गया कार्यक्रम का जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन।
क्यों रखा गया ये नाम? क्योंकि उसमें कांग्रेस की सरकार थी या रही होगी, तो उसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। 2010 में प्रारंभ हुआ था। इसे संक्षेप में JNNSM कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत 13वीं योजना के अंत तक अर्थात 2022 तक, 12वीं योजना 2017 में खत्म हो चुकी है, 13वीं योजना अभी तक ऐसी कोई योजना बनी नहीं, क्योंकि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो फिर भी 13वीं योजना के अंत तक अर्थात अगर 13वीं योजना इस वर्ष प्रारंभ होती तो 2022 तक चलती है। एक योजना 5 वर्ष चलती है ना, पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में पढ़ती हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ाया जाएगा। तो 13वीं योजना के अंत तक अर्थात 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर विद्युत यानी सोलर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत, जो कि 2010 में योजना तैयार हुई थी, इसमें 13वीं योजना के अंतर्गत 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में अनेक सोलर वैलियों का निर्माण किया जाएगा। सोलर वैलियों का निर्माण किया जाएगा। ये सोलर वैलियां क्या है, नाम पे ना चाहिए। सोलर वैली एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होगा जिसमें ऊर्जा के रूप में केवल सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी केवल सोलर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाएगा। एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा जहां केवल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होंगे, यानी कोयले से जलने वाली बिजली यहाँ नहीं लगेगी। कौन सी बिजली का इस्तेमाल होगा? केवल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। यही सोलर वैली का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन में, हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि हवाएं बहती हैं, ठीक है। हाँ, हवाएं बहती है तो उसमें गतिज ऊर्जा रहती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं हमारे देश में, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा का है। कितना? 61% भाग। मैं प्राकृतिक ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं जिसे बिजली में बदल दिया गया है। तो देश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक 61% भाग पवन ऊर्जा का है। यानी अगर 100 इकाई गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से बिजली पैदा होती है, 100 इकाई, तो 61 इकाई पवन विद्युत से प्राप्त होती है। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा में सर्वाधिक बड़ा अंश पवन ऊर्जा का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया में 5वां स्थान हो गया है। पहला यूएसए, दूसरा स्पेन, दूसरा जर्मनी है। यूएसए, जर्मनी, स्पेन और चीन के बाद भारत का 5वां स्थान है पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में। अच्छा खासा प्रोग्रेस रहा है हमारे देश में पवन ऊर्जा का। नेक्स्ट, देश में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। हमारे देश में जो तटीय क्षेत्र हैं, यानी तटीय राज्य, वहां पर, तटीय मतलब समुद्र तट के पास, हमारे देश में समुद्र तटों पर स्थित क्षेत्रों में या राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावना है। कारण यह है कि तटों पर हवाएं निर्बाध प्रवाहित होती हैं। वहां न कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, न जंगल होते हैं, है ना, न कंक्रीट के जंगल होते हैं, न पेड़ों के जंगल होते हैं। इसके चलते पवनें बहुत तेजी से वहां पर प्रवाहित होती हैं। हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में पवनों का वेग लगभग 10 किलोमीटर पर घंटा होता है। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा तटों और आंध्र प्रदेश तटों का विशेष स्थान है। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए जगह जगह पवन टरबाइन लगा दिए गए हैं। विंड टरबाइन कहते हैं, हवाओं से चलते हैं, वो ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, ठीक है। तो शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। इसके बाद गुजरात का स्थान है। इसके पहले जो मैंने बोला वो भी लिख लीजिएगा कि देश के तटीय राज्यों में हवाओं का वेग 10 किलोमीटर पर घंटा होता है, इसलिए तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तट पर पवन ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट, कन्याकुमारी के समीप मुप्पंडल नामक स्थान है। मुप्पंडल, कन्याकुमारी के समीप मुप्पंडल में सर्वाधिक विंड टरबाइन लगाए गए हैं। छोटे से क्षेत्र में आप वहां पे जाएंगे, कन्याकुमारी के समीप, आप कभी कन्याकुमारी घूमने जाएंगे तो आप वहां पे किसी से पूछ सकते हैं कि मुप्पंडल है कहीं, तो आप पूछ के जाएंगे तो देखेंगे ढेर सारे पवन
टरबाइन लगे हुए हैं, उसे पवन फॉर्म समूह कहते हैं। क्या? फॉर्म हाउस, फॉर्म समूह ढेर सारे वहां पे लगे हुए हैं। तो वास्तव में यह एशिया का सबसे बड़ा पवन फॉर्म समूह है। ठीक है। इसी प्रकार गुजरात में मांडवी सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र है। गुजरात में कौन सा है? मांडवी पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। ये स्थल इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि कभी कभी जब सुमेलित करने के लिए आता है तो पूछ ऐसे 4 स्थल दे देगा, जैसे एक खंभात, नीचे मुप्पंडल, तीसरा विजिंगम, चौथा लक्षद्वीप। सामने 4 तरह की ऊर्जा के नाम लिखे होंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ओटेक ऊर्जा। तो आपको सही सुमेलित करना होगा कि खंभात ज्वारी ऊर्जा, विजिगम तरंग ऊर्जा, है ना, मांडवी पवन ऊर्जा और लक्षद्वीप ओटेक ऊर्जा। तो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे स्थल दे दिए जाएंगे और ऊर्जा समूह दे दिए जाएंगे, या स्थल सामने खनिज, स्थल सामने ऊर्जा का नाम। तो आपको सही सुमेलित करना होता है। तो ये मुप्पंडल और मांडवी अक्सर सुमेलित करने के लिए इधर उधर दे दिए जाते हैं, इससे ज्ञान का परीक्षण हो जाता है लोगों का। तो ये हो गया गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसके बाद एक ही चैप्टर में, ये थोड़ा सा बड़ा था सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, इसके बाद एक ही वीडियो में आपका तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस ऊर्जा वगैरह पढ़ा के फिर समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन समाप्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद एक और वीडियो बनेगा पूरे विद्युत क्षेत्र के ऊपर। जो ऊर्जा परिदृश्य है, बहुत से बिखरे हुए फैक्ट्स होते हैं जिन्हें बीच में शामिल करना या घुसाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा है कि उन्हें विविध ऊर्जा विविध में शामिल कर लेंगे, है ना, विविध करके उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं ऊर्जा से संबंधित, वो शामिल करा दिए जाएंगे। तो ऊर्जा चैप्टर समाप्त होने के बाद हम किस में प्रवेश करेंगे? परिवहन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। उसके बाद एक चैप्टर छोटा सा और बचेगा, जनजातियां और प्रजातियां भारत की, उसे पढ़ लेंगे। भारतीय भूगोल खत्म। मेरे ऊपर से भी एक बहुत बड़ा हट जाएगा कि मैंने भारतीय भूगोल खत्म कर दिया। खत्म तो हो ही चुका है, अब एक चैप्टर लास्ट में बचा है, तो ये कोई बार बार दोहराने वाली बात नहीं है। अब आप इतने बड़े हैं कि एक चैप्टर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं किताब पलट के थोड़ा सा। इतना तो भूगोल में मैंने जब मैप का ज्ञान करा ही दिया है, जब दिमाग में घुस चुका है मैप, तो फिर किताबें पढ़ने में आपको दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए। लेकिन ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है तो मैं भी ओतप्रोत हो जाता हूँ, खत्म करवा ही दूंगा 2-3 दिन में 4 दिनों में भारतीय भूगोल एकदम खत्म करवा देता हूँ, ताकि कम से कम एक चैप्टर का नाम लेना आप लोग, एक विषय का नाम तो आप लोग लेना बंद करें। यहाँ से भारतीय भूगोल कंप्लीट कराइए, भारतीय भूगोल कंप्लीट कराइए, हो जाएगा। नमस्कार।